Hi students, we are now discussing question number 100 of KVPY SX 2021 paper. So let's see what this question says. तो इस question में कहा गया है कि there are two uniform thin spherical shells made up of different material. Both shells have a mass of 2 kg और outer radius उनका same है. They are rolled down by the same inclined plane without slipping. The time taken by them to cover equal distances differ by 1%. The thickness of the thinner shell is this much. The thickness of the other shell is closest to. तो ये सारी चीज़ें हमको निकालनी है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्फेयर अज्यूम कर लेता हूँ जिसका कि रेडियस आर है और जो कि एक्चुअली एक एन्यूलर स्फेयर है, यानी कि अंदर से खोखला है. सो दिस इज अ लेयर. ठीक है, ये लेयर थिन बताई गई है, क्वेश्चन के अंदर थिन वर्ड यूज किया गया है. ठीक है, इस लेयर की थिकनेस को हम डी मान लेते हैं. ठीक है, इस लेयर की थिकनेस को हम डी मान लेते हैं. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने डी को आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान के अटेम्प्ट करना सॉल्व किया होगा उनको प्रॉब्लम आई होगी. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेशंस अभी के लिए यूज नहीं करता हूँ. आई एम कीपिंग इट इन रिजर्व. मैं आगे चल के अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा. कहने का क्या मतलब है मेरा, मान लेते हैं कि इस मटेरियल की डेंसिटी रो है. तो अब इसका अगर मैं मास लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो मास देखो, एक पॉपुलर तरीका लिखने का ये होता है कि हम लिख दें 4 पाई r² इंटू डी इंटू रो, ये हम कर दें. ठीक है, अज्यूमिंग कि डी आर से बहुत छोटा है. लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा. मैं क्या करूंगा अभी, मैं कहूंगा कि अगर ये स्फेयर पूरा होता तो इसका मास हम लिखते डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट स्फेयर. ठीक है, अब इसमें से जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको माइनस कर देते हैं. तो रो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब. ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या. ठीक है, तो मास मैंने इस तरीके से लिखा है. क्यों? क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन को रिजर्व में रखना चाहता हूँ, मैं उसको लास्ट स्टेप में जाके करना चाहता हूँ. तो ये बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई. ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर माइनस डी का क्यूब. ठीक है, इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो 4/3 पाई r³ कॉमन निकाल लेते हैं. तो 1 - 1 - d/r³. तो ये हमने मास लिख दिया. ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बिल्कुल सेम फिलॉसफी से लिखूंगा. पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इस स्फेयर को कंप्लीट मान के. तो वो हम लिखते 2/5 इंटू मास ऑफ द कंप्लीट स्फेयर, जो कि होता है रो इंटू 4/3 पाई r³. ठीक है, और फिर आर स्क्वायर, आर कौन सा, पूरे स्फेयर का जो यूज करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्फेयर का माइनस कर देंगे जिसको हमने रिमूव कर दिया है. तो वो होगा रो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, और फिर रेडियस भी r माइनस डी लेंगे तो ये आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 2/5 इंटू रो 4/3 पाई. ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा r⁵ माइनस आर माइनस डी r⁵. ये देखो, ये बन जाएगा. तो ये बन गया 2/5 रो 4/3 पाई r⁵ को कॉमन निकाल देते हैं. तो ये बन जाएगा 1 - 1 - d/r⁵. तो ये हमने मास भी लिख दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जनरली I/mr², ये जो एक डायमेंशनलेस रेशियो होता है, ये रोल प्ले करता है काफ़ी जब हम एक्सेलरेशन वगैरह लिखते हैं. ठीक है, रोलिंग के केस में, रोलिंग ऑन एन टाइम प्लेन के केस में जब हम चीज़ें लिखते हैं तो ये रेशियो काफ़ी रोल प्ले करता है. तो इस रेशियो की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूँ. तो यहीं से चेक कर लो, एम को जब हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एम को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रो 4/3 पाई r⁵ यहाँ पे भी है रो इंटू 4/3 पाई, 4/3 इंटू पाई r⁵. तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं I/mr² रेशियो लेने जाऊंगा तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या, एक तो 2/5 बचेगा और उसके अलावा बचेगा 1 - 1 - d/r⁵. ये बचेगा न्यूमरेटर में. और नीचे बचेगा 1 - 1 - d/r⁵. ये बचेगा. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ. तो ये जो I/mr² रेशियो है, ये आ गया 2/5 इंटू 1 - 1 - d/r⁵ अपॉन 1 - 1 - d/r⁵. ये पूरा आ गया.
ठीक है, अब इसको हम बाइनोमियल से एक्सपैंड कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बाइनोमियल से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1 - 5d/r, और फिर आ जाएगा +5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच विल बी 2 इंटू d/r का स्क्वायर। आगे वाली टर्म्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 1 - 3d/r, यहाँ पे 5 नहीं r होगा, d/r, और देन नेक्स्ट टर्म विल बी 3 × 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन d/r का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आगे वाली टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, ये बन जाएगा 2/5 × 1 - 1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 5d/r, 5d/r माइनस, ये हो जाएगा 5 × 2 10, तो 10d² r²। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में सेम वापस से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ 3 × d/r -3 × d² r²। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज बचेंगी। अब इसमें से भी देखो, हम न्यूमरेटर में से 5d/r को कॉमन निकाल सकते हैं, लाइक 2/5 को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 5d/r को कॉमन निकाल देते हैं, तो अब ये बचेगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ d/r, और यहाँ से हम 3d/r को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 - d/r, ये चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो d/r और d/r कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, सो वील बी लेफ्ट विथ 2/3 × 1 - 2d/r। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - d/r। अब इसको भी, ये जो 1 - d/r डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, यानी कि हम ये जो रेशियो निकाल रहे थे I/mr², ये रेशियो आ जाएगा 2/3 × 1 - 2d/r इंटू 1 - d/r, ऐसा ही है। ठीक है, रेज टू पावर -1, तो यहाँ पे फिर से बाइनोमियल लगा देते हैं, तो 1 - 2d/r इंटू 1 + d/r बन जाएगा। अब ये इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा 1 + d/r -2d/r एंड देन -2d² r²। ठीक है, तो ये सारी टर्म कितनी बन गई, 2/3 इंटू 1 - d/r एंड -2d² r²। तो ये पूरी टर्म बन गई है। ठीक है, तो अब एक तो हम यहाँ पे नंबर सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस, डी हमको गिवन था 0.5 सेंटीमीटर और आर हमको गिवन था 20, तो ये हो जाएगा 2.5/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर देखो कितना आ रहा है, ये 2/3 इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/40, ये हो जाएगा 1/40, राइट। ठीक है, -2 इंटू 1/40 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये नंबर तो जो है, ये नंबर हम मोर और लेस 2/3 ही ले सकते हैं, मतलब ये जैसे इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2/3 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो I/mr² रेशियो की जब जरूरत पड़ेगी तो हम 2/3 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो क्या है वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, आगे देखेंगे कि कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल का, और यहाँ पे एक राउंड ऑब्जेक्ट अगर हम रिलीज करते हैं तो ये स्लाइड करके नीचे आता है प्योर रोलिंग से। तो इसका जो एक्सेलरेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है g sin θ डिवाइडेड बाय 1 + I/mr², ये इसका एक्सेलरेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस को s मान लूँ, जो कि इसको स्लाइड करके नीचे आना है, तो यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होगा वो √2s/a ये हो जाएगा, अज्यूमिंग कि हमने रेस्ट से रिलीज किया था। तो ये हो जाएगा 2 × s इंटू 1 + I/mr² डिवाइडेड बाय g sin θ, ये देखो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि हम
स्फेयर, दो स्फेयर ले रहे थे जिनके थिकनेसेस में फ़र्क था, जिनके डी में फ़र्क था, ठीक है, उनके मास और रेडियस में फ़र्क नहीं था, उनके थिकनेसेस में फ़र्क था। तो डी में फ़र्क होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फ़र्क आएगा, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। उस थोड़े से फ़र्क की वजह से एक्सेलरेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और उस एक्सेलरेशन में थोड़े से फ़र्क आने की वजह से टी में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। मतलब हम इस बात को समझते हैं कि हमने डी को वेरी कराया, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि टाइम चेंज हुआ, और टाइम में 0.1% का चेंज हमें क्वेश्चन में गिवन है। 0.1% नहीं, 1% का चेंज हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1% का चेंज हमें गिवन है। तो हमें इस बात को हमें उल्टा प्रोसीड करना चाहिए, मतलब टाइम में फ्रैक्शनल चेंज हमें निकालना चाहिए, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फ्रैक्शनल चेंज आएगा, उसकी वजह से डी में फ्रैक्शनल चेंज आएगा, वही हमें निकालना है। तो इस तरीके से मैं प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो टाइम की टर्म है इसमें लॉग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड का, ठीक है, तो ये बन जाएगा एल एन टी इंटू एल एन। अब जानबूझ के जो चीज़ें बदल नहीं रही है मैं उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। जैसे टू एक कांस्टेंट है, एस सेम है, दोनों स्फीयर्स के लिए एस सेम है, दोनों स्फीयर्स के लिए जी सेम है, साइन थीटा सेम है, तो इन सबको इकट्ठा करके मैंने एक टर्म में रख लिया है। और जो दूसरी टर्म बनेगी वो बनेगी एल एन आई प्लस 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर की। ये देखो समझ में आ रही है क्या, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को, तो एल एन टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी टी बाई टी, इसका हो जाएगा जीरो क्योंकि यहाँ पे हमने कोई चेंज ही नहीं करा था, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इस हाफ को हटा के पावर हाफ, इस रूट को हटा के पावर हाफ लगा सकते हैं, हाफ पावर आगे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इंटू डी ऑफ 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मतलब इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो ये बन गया डी टी बाई टी इज इक्वल्स टू, डी टी बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू इनटू इसका डेरिवेटिव, तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ आई बाय एम आर स्क्वायर आएगा। तो अब हम वापस चलते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम वापस चलते हैं, तो आई बाय एम आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो ये फंक्शन किस चीज़ का, ये फंक्शन है डी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पे नहीं करते हैं, चलो आगे बढ़ के डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट दैट आई बाय एम आर स्क्वायर जो था कितना आ रहा था, ये 2/3, ये आ रहा था 2/3 इंटू 1 - डी बाय आर -2 d² बाय r², ये आ रहा था। तो अब इसको हमने लिख लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी ऑफ आई बाय एम आर स्क्वायर ये बन जाएगा 2/3 इंटू वन का डेरिवेटिव विच इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1/r इंटू डी ऑफ डी -2/r² इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू डी ऑफ डी, ये चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हमारा इरादा क्या है, लाइक इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 2/3 इंटू, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, डी ऑफ डी बाय आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 + 4 d/r, ये बचेगा, ठीक है। तो मेरा इरादा है इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देने का, ठीक है। और बस अब जैसे इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ मैं, तो 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे, उससे हमें वैल्यूज पता लगने लग जाएंगी। जैसे डी टी बाई टी ये कितना है, ये है 1%, तो डी टी बाई टी 1% होने का मतलब ये हो गया 0.01, ठीक है, ये डी टी बाई टी की वैल्यू लिख दी मैंने, इक्वल टू हाफ, ठीक है। फिर है 1/1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, तो आई बाय एम आर स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला था, देखो ये आई बाय एम आर स्क्वायर 2/3 था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है, इनटू ये डी ऑफ दिस, तो ये पूरी टर्म हम लिख देंगे, तो ये बनेगा -2/3, वैसे माइनस साइन का रोल नहीं है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो इनटू डी ऑफ डी बाय आर, आर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं सब कुछ सेंटीमीटर में कर रहा हूँ, मतलब ये मैंने लिख दिया है, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये मल्टीप्लाई होगा 1 + 4 इंटू 0.5/20 से,
नोटिस करो ये डायमेंशनलेस है, यहाँ पे सेंटीमीटर की डायमेंशन है, तो ये जो निकल के आएगा ये भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा। अब बस हमें कैलकुलेशन पूरी करनी है, हमारा काम हो जाएगा। जैसे ये है हाफ और ये बन जाएगा 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3/5 इंटू 2/3। माइनस साइन को अभी मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे ये मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। और इंटू 1/20 लिख दिया मैंने, इंटू इस d/d को बाद में लिखेंगे। ये नंबर कितना बन गया, ये नंबर बन जाएगा 4/40 यानी कि 1/10, यानी कि ये 1.1 बन जाएगा इंटू d/d। तो बस देखो ये सारी कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 को इससे कैंसिल कर देते हैं, 3 को इससे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, इस .01 को हम 1/100 लिख देते हैं, तो 100, 5 और 20 ये कैंसिल हो गए, तो d/d जो आ रहा है ये 1/1.1 आ रहा है। एंड रिमेंबर ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.9 सेंटीमीटर के आसपास हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो 0.9 सेंटीमीटर के आसपास है। जो थिनर रेडियस था, जो थिनर शेल की थिकनेस थी, वो हमें 0.5 गिवन थी, ठीक है। तो 0.5 में 0.9 ऐड कर देंगे तो ये 1.4 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो 1.5 है, तो इसका आंसर 1.5 होगा। So guys, I hope you enjoyed this solution. And one thing more, if you are not aware of Eklavya, please Google search about it. You may be benefited. Thank you, students. Take care.